हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एन बुक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी जो फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि UPSSC हो गया, आपका PET एग्ज़ाम और PSI, SSC, रेलवे का बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं कि प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। आप इसको टेस्ट के थ्रू मतलब के तहत भी देख सकते हैं। आप 25 क्वेश्चन है, आप अपने आंसर दीजिए और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ठीक है। तो इसका देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अशोक, ठीक है। अशोक ने महाबोधि मंदिर का जो बिहार में है उसका निर्माण कराया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया गया है कि जिसका जो निर्माण हुआ था 260 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 260 ईसा पूर्व में। तो महाबोधि मंदिर गया बिहार में है, ठीक है। ये विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को सिराज ए हिंद क्या कहा गया? सिराज ए हिंद से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है आगरा या फिर अजमेर, दिल्ली या जौनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर। ये जौना खान के नाम पे पड़ा था, जौनपुर। इसके बारे में दे रखा है। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और किसके नाम पर की थी? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति थी उनके नाम पर। और मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनका वास्तविक जो नाम था, उनका नाम था जौना खान। तो जौना खान से ही बना था जौनपुर, ठीक है। जौनपुर UP। अब आगे देखते हैं। आपने शायद देखा होगा कि मैंने थोड़ा इन क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है इमेजेस का प्रयोग करके, क्योंकि आप देख सकते हैं ये शिलालेख वगैरह, मैंने इसकी इमेज ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है अगला कि अशोक को उनकी शिलालेखों में आमतौर पर किस नाम से जाना गया है? किस नाम से जाना गया? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति या धम्मदेव। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी, ठीक है। और प्रियदर्शी का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है कि दूसरों पे मतलब थोड़ा काइंडनेस दिखाए, ठीक है, उसी को प्रियदर्शी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि मानव में रक्तचाप की सामान्य सीमा मतलब एक स्टैंडर्ड कितनी है, मतलब एक सीमा कितनी है सामान्य, नॉर्मल कितनी है? 100/70 या 120/80 या 120/90 या 110/80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 120/80 मिमी, ठीक है। आगे देखते हैं। और हाँ, और इसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक संख्या जो होती है उसको दिखाता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 नंबर्स को, मतलब जो 80 संख्या होती है उसको दिखाता है यहाँ पे। ऐसे ही अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि क्वेश्चन है आपका कि भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST कब लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 2 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2016 या 2 जुलाई 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017। कितना हो जाएगा? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हो गया था अपने देश में। और हाँ, GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? वो था असम। कौन था? असम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके ऑप्शन हैं 1948 या 1950 या 1949 या 1951। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। अगर पूछे कि RBI की स्थापना कब हुई है,
तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। ठीक है। और अधिनियम पूछे किसके तहत मतलब हुई है, तो अधिनियम हुआ था 1934, जो एक्ट बना था 1934 एक्ट, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो वो तुम्हारे यहाँ शक्तिकांत दास। क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास। और पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो उनका नाम है सी डी देशमुख। क्या नाम है? सी डी देशमुख। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्यपाल लिखा है, राज्यपाल मतलब गवर्नर, ठीक है, सी डी देशमुख थे। हाँ, इसका जो प्रेजेंट टाइम मुख्यालय है वो मुंबई में है। लेकिन अगर पूछे कि मुंबई से पहले कहाँ था, तो वो आपका था कोलकाता में। ये क्वेश्चन हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया था। और अगर पूछा जाए कौन सा किसकी सिफारिश पे ये इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो ये आपका रहा हिल्टन यंग कमीशन। क्या है? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो इसकी जो एक्ट था, जो मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण जिसके तहत किया गया, वो था अधिनियम 1948। क्या था? 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपका इधर है कि दूसरे बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? दूसरे बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है पद्म संभव, मैत्रेय, अश्वघोष, गुरुचरण जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म संभव। कौन आ जाएगा? पद्म संभव। ठीक है। और जो मैत्रेय हैं उनको कहा जाता है भविष्य का बुद्ध। किसके कहा जाता है? भविष्य का बुद्ध। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत में आवर्ती योजना। कौन सी योजना? आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी, इसके ऑप्शन हैं 1978, 1975 या 1976 या 1977। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1978। ठीक है। अगर बात की जाए जो अवधारणा थी वो कौन लाया था, तो वो आपके लाए थे गुन्नार माइडल। क्या नाम था? गुन्नार माइडल। इसको मतलब इस अवधारणा को उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके ऑप्शन हैं वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। जो विश्व बैंक हो गया और एक हो गया आईएमएफ। ठीक है, तो उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डी यहीं पे भी है, वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है बोलगा से गंगा। क्या है क्वेश्चन? बोलगा से गंगा किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं कैफ़ी आजमी या राहुल सांस्कृतायन या मजरूर सुल्तानपुरी या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांस्कृतायन। क्या नाम हो जाएगा? यूपी से थे राहुल सांस्कृतायन जी। और अगर बात करें तो यूपी के आजमगढ़ से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? यूपी के आजमगढ़ से। ऐसे जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है काफ़ी, अभी पीटी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपी एसआई का जो पेपर है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उन बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। और बात करते हैं तो अगर ये इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म भूषण से भी। और बात करते हैं तो इनको ना भारतीय राज यात्रा वृत्तांत का जनक भी माना गया है। किसे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक किसे माना गया है, तो राहुल सांस्कृतायन जी को माना गया है। किसे? राहुल सांस्कृतायन जी को, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्या क्वेश्चन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके हो जाएंगे आपके ऑप्शन जो हैं सतीश रेड्डी हैं या डॉक्टर के सिवान हैं या के राधाकृष्णन है या जी माधव नागर है प्रेजेंट टाइम में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर के सिवान। इससे पहले भी डॉक्टर के सिवान थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो नाम आता है प्रोफेसर सतीश धवन का। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो में बताइए सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है, तो बता देंगे 12 साल का कार्यकाल रहा है प्रोफेसर सतीश धवन का। किसका? प्रोफेसर सतीश धवन का। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है सिविल सेवा दिवस। क्या है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं 22 अप्रैल या 21 अप्रैल या 21 मई या 21 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल। अगर बात करते हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को होता है, क्या होता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। और बात करते हैं 22 के आंकड़े की बात करें तो 22 मार्च और 22 अप्रैल और 22 मई तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं कि 22 मार्च तो ये होता है विश्व जल दिवस। क्या हो जाएगा? 22 मार्च विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई होता है विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल। भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता में बहुत सारे जो हिस्से हैं, जैसे तब का हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो भारतीय स्थल ऑप्शन दे रखे हैं धौलावीरा, राखी गढ़ी, लोथल या चांहुड़ो। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा राखी गढ़ी। ये हरियाणा हिसार में पड़ता है, ठीक है। ये आप मैप में देख सकते हैं, इसकी लोकेशन मैंने दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा में पड़ता है, हिसार में, हिसार जिला जो है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी। जो बिंबिसार थे, एक तो बिंबिसार और बिंदुसार। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बिंदुसार कौन है और बिंबिसार कौन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बी मतलब छोटी की मात्रा, बी मतलब बी जो आती है, मतलब छोटी की मात्रा पहले आती है ना, छोटी पहले आती है। ये हो गया बिंदुसार, ये आपको पता ही होगा, मौर्य सम्राट से संबंधित है, मौर्य वंश से बिंदुसार, ठीक है। तो जो बिंबिसार और बिंदुसार, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बिंबिसार और बिंदुसार। तो ये जो दा आता है ना यहाँ पे, तो ये आता है बड़ू की मात्रा लगती है, तो ई पहले आएगा, मतलब बिंबिसार पहले आए और बिंदुसार बाद में आते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक है, आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है बिंबिसार, मतलब बिंबिसार जो है ये सबसे, मतलब ये पहले आए हैं मौर्य वंश से, तो मौर्य वंश तो होगा यहाँ सर, तो इनका हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। और बात करते हैं तो इनके बेटे का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। ये मगध के शासक थे, ठीक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। क्या बात करते हैं? ग्रेफाइट की। तो पूछा है क्वेश्चन में ग्रेफाइट क्या है, तो आपको बताना है ग्रेफाइट क्या है। इसके ऑप्शन हैं धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये अधातु है, क्योंकि ग्रेफाइट तो कार्बन का एक अपरूप है ना, तो कार्बन तो वैसे ही अधातु होता है, तो ये ऑटोमेटिक अधातु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये अपरूप होता है इसका, मतलब क्रिस्टली रूप होता है, उसी को बोलते हैं अपरूप। ये कार्बन का है ग्रेफाइट, और डायमंड होता है सबसे बड़ा, मतलब सबसे अच्छा डायमंड है, उसके बाद ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? एक अधातु हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार किस घटना से संबंधित है। रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार किस घटना से संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव या पूना पैक्ट
या भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय सरकार अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूना पैक्ट। आपसे अगर बात की जाए पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पुणे में। पूना मतलब वही पूना, पुणे। पहले पूना था, आज पुणे महाराष्ट्र में है। तो जेल में थे गांधी जी। लेकिन अगर ये बात ये की जाए कि साइन किसने किए थे, तो साइन की जब बात आती है पूना पैक्ट पे, तो पूना पैक्ट साइन किए थे आपके मदन मोहन मालवीय जी ने और B.R. अम्बेडकर जी ने, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे जेल पे थे। और बात की जाए तो उस टाइम पे डेट अगर देखी जाए तो डेट होती है 24 सितंबर 1932। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किए थे जो उस टाइम समय के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब जो लॉर्ड विलिंगटन थे ना, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, कि मतलब समय उनका था। ठीक है, जो टाइम था, मतलब उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूना पैक्ट किस मतलब ब्रिटिश का मतलब वायसराय था उसके टाइम पे किए गए, तो ये लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर पूछते हैं यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, मतलब महिला की बात करेगी, पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली। ये आपके ऑप्शन हैं आशापूर्णा देवी या प्रतिभा रे या महाश्वेता देवी या इंदिरा गोस्वामी। तो इसके ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ठीक है, हो जाएगा आशापूर्णा देवी। तो आशापूर्णा देवी को 1976 मतलब 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एक जीतने वाली महिला थी। ठीक है, ये बंगाली भाषा में उन्होंने साहित्य की रचना की थी, इन्हें साहित्य कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, अगर बात की जाए कि पहले से कौन थे, पहले की बात की जाए तो आते हैं आपके जी शंकर कुरूप, मलयालम लेखक हैं ये, मलयालम लेखक हैं जी शंकर कुरूप। इन्हें 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में। और मिला कि किस कौन सी मतलब कविता इनकी मतलब जो थी किसके लिए मिला था बुक, वो आपकी थी ओडक कुजल। मतलब ओडक कुजल तो मलयालम है ना, क्योंकि केरला से थे, केरल मलयालम बोली जाती है, तो ओडक कुजल। ठीक है, और जबकि अगर उसका अनुवाद करते हैं तो द बांस बांसुरी, ये हिंदी अनुवाद है। ठीक है, द बांस बांसुरी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ऑप्शंस आपके हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सबको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मतलब बंगाल को 2 भागों में बांटने के लिए कहा था। ठीक है, तो जब बंगाल बटा था 1905 में, बांटा किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और बात की जाए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने इसको विभाजन को रद्द किया था। कब? 1911 में। तो देखते हैं कि कब बांटा, कब था, घोषणा कब की थी। घोषणा की थी 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी, और 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया था बंगाल का। और इसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंग भंग आंदोलन क्या है, 1908 में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया बंगाल में। ठीक है, अगर बात की जाए तो बता ही चुके हैं पहले ही, लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्होंने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से संगठित कर दिया, मतलब एक कर दिया, दोनों हिस्सों को मिला दिया आपस में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथि की बात की है, ग्रंथि और अंग में काफ़ी फर्क हो जाता है इधर। ग्रंथि की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है पित्ताशय हो गया, अग्नाशय या यकृत या मस्तिष्क। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। इसमें लिखा है यकृत शरीर के सबसे बड़े अंग, मतलब अंग तो नहीं बोलेंगे, ये सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका स्किन है। क्या है? स्किन, त्वचा। सबसे बड़ा अंग उसे माना गया है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो स्किन हो जाएगी, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत लीवर हो जाएगा। पूछा यहाँ पे पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए थे, मतलब कॉमनवेल्थ गेम को ही हम राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। अगर बात की जाए सबसे जो बड़े खेल हैं, मतलब एक उनको अगर आधार दिया जाए, सबसे बड़े खेल होते हैं ओलंपिक खेलों के लिहाज से। ओलंपिक के बाद आता है राष्ट्रमंडल खेल, मतलब कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कब शुरू गए थे, 1951 में या 1935 या 1930 या 1925 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। मतलब सबसे पहले जो खेल है 1930 में कनाडा में शुरू किए गए थे। कहाँ पे? कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका जो मतलब ये भी 4 साल के अंतराल पर, जैसे ओलंपिक होता है, अभी जो ओलंपिक होना है आपका टोक्यो ओलंपिक होना है 2021 में, 20 में तो हो नहीं पाया, 21 में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी? सती प्रथा किसके कार्य में, मतलब किसके काल में समाप्त कर दी गई? कौन सा गवर्नर था उस टाइम पे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मैटकॉफ या लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके साथ साथ इनमें इनका मतलब इनका भी काफ़ी हाथ था इसको अलग करने, और राजा राम मोहन राय तो थे, उनका तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था इससे सती प्रथा को समाप्त करने में। और बात की जाए राजा राम मोहन राय को जो राजा उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मतलब बहुविवाह, बाल विवाह, पुनर्विवाह और सती प्रथा के खिलाफ काम किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते, अगर बात की जाए कब समाप्त हुई थी तो 1829 में। कब? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाए कि स्वेज नहर के द्वारा किन दो जल निकायों को जोड़ा गया है, मतलब कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है स्वेज नहर के द्वारा? आपके ऑप्शन हैं भूमध्य सागर और काला सागर, हिंद महासागर या और प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही कौन सा उत्तर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, भूमध्य सागर और लाल सागर। जो मेडिटेरियन सी है और रेड सी है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया किसके द्वारा? स्वेज नहर बनी कब थी? 1869। ठीक है, आप गांधी जी के बर्थडे से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैप को हम जूम करें तो बनाई क्यों गई? क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेडिटेरियन सी है ये, और ये वाला रेड सी है। तो यहाँ पे जो पहले स्थल था, ठीक है, इसको यहाँ पे काट कर मतलब कैसे भी करके यहाँ पे एक नहर बना दी गई, इसका नाम दिया गया स्वेज नहर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आने जाने में व्यापार संबंधी कई सारे बहुत सारी चीज़ें, रास्ता छोटा पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। अगर आपको इंडिया में आना है इधर से, तो पुर्तगाल से इधर से आते हुए यहाँ से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से होते हुए नीचे से यहाँ से मेडागास्कर से, जो यहाँ पे ये द्वीप है, अगर बात की जाए ये मेडागास्कर द्वीप है, जो कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ना उसका सबसे बड़ा द्वीप है ये मेडागास्कर। तो इसके यहाँ से आते हुए तो यहाँ बहुत लंबा चक्कर पड़ता था, लेकिन जैसे स्वेज नहर बन गई है तब से यहाँ के यूरोप और एशिया, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण एशिया, तो काफ़ी पास में आ चुका है। ठीक है, तो सामान कोई भी मतलब व्यापारिक जो चीज़ें होती हैं उनको लाने ले जाने में बड़ी आसानी हो गई है। ठीक है, तो सबका अपना अपना यूज है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर बात की जाए तो ये जो देश कौन सा है जहाँ पे स्वेज नहर, किसके मतलब किसका अधिकार है इस पर? तो इस पर जो अधिकार है वो मिस्र का है। किसका है? मिस्र का। और ये अधिकार मिला कब? 1956 में। बनी कब थी? बनी थी 1869 में। ठीक है, जबकि इसको बनने में लगभग 10 साल लग गए थे। शुरू कब हुई थी? 1859 में। 10 साल में बन के तैयार हुई 1869 में। आप गांधी जी के बर्थडे से याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को होता है, तो बस 1869 से याद रखिए आप कि कब बनी थी। तो आपको पहले बता चुका हूँ भूमध्य सागर और लाल सागर को, दोनों 2 जल बॉडीज को जोड़ा गया है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है। अगर बात करें मार्स की, मतलब मंगल ग्रह की, तो इसके पास 2 चंद्रमा हैं, मतलब 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कितने हैं? फोबोस और डीमोस। अपने जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, मतलब मून। ठीक है, मतलब एक उपग्रह है मून, प्राकृतिक उपग्रह। और बात करें कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो वो ऐसे 2 उपग्रह हैं। एक तो आपका आ जाता है बुध और शुक्र। इनके पास कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है। आपको तो पता ही होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति, आकार के लिहाज से। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? क्या जारी करता है? रिट। तो इसका ऑप्शन हैं आर्टिकल 143, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 131। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। ठीक है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट किस मतलब का कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए संविधान में, तो आर्टिकल 124। कितना है? आर्टिकल 124। और आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर बात रिट की आती है तो ये पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट हैं जितने भी, मतलब इसमें हाई कोर्ट कितने हैं, तो वो है 25। कितने हैं हाई कोर्ट? कितने हैं? 25। और पूछा जाए कि सबसे नवीनतम हाई कोर्ट इसमें कौन है, तो वो आपका है आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है ना, मतलब अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक है। वैसे तो काफ़ी जगह जो कैपिटल्स होती हैं उनके ही नाम पर होता है, जैसे कि, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि एमपी का हो गया, भोपाल नहीं है वहाँ पे जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में, एमपी में। तो सबसे अगर बात की जाए तेलंगाना जैसे बना है, तेलंगाना में एक करंट के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे मतलब पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है वहाँ पे हाई कोर्ट में, वहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट की, तो आपकी कौन है? हीमा कोहली। कौन है? हीमा कोहली। ठीक है। और तो मैं बता ही दिया आपका रिट कौन सी होगी, 226 मतलब आर्टिकल्स के तहत होगा हाई कोर्ट में रिट जारी करने के लिए। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले की जनसंख्या सबसे अधिक है, कौन सा ज़िला है जिसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है लखीमपुर खीरी है, झांसी है, प्रयागराज है, कानपुर नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब ऑफिशियल नाम प्रयागराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल दिया है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो अगर देखें आबादी के हिसाब से तो प्रयागराज है। ठीक है। अगर पूछे कि सबसे कम आबादी किस ज़िले की है, तो वो आपका महोबा पड़ जाता है। कौन सा है? महोबा ज़िला। कौन सा है? महोबा ज़िला। बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब 100 पुरुष पे कितनी महिलाएं? लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं? तो 3 जिले यूपी में ऐसे हैं जहाँ पे 1000 से ज़्यादा, मतलब 1000 से अधिक 1000 पुरुषों पे महिलाएं हैं। सबसे कम की बात की है तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे सिर्फ 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। अगर बात करते हैं जनजाति की, तो पूछा जाए कि यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी थारू जनजाति। कौन सी हो जाएगी? थारू जनजाति। ठीक है। सबसे ज़्यादा है यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। आप बताइएगा मेरी मेहनत कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में, और आपने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और भी किस वीडियो मैं लाऊं उस वो भी कमेंट कीजिए आप, और एन बुक चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं जैसे वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।